Yeah, so okay now. कारकांक्षा शुरू किया. Yeah, we have done up to this, the effect of Karkansh in the different signs actually. So we'll talk about the planets in Karkansh. कि जो planet होते हैं उसका क्या effect होता है, क्या उसका result होता है कारकांश में, कौन से planet जब placed होते हैं. तो उसमें कहा कि सन अगर है कारकांश में तो person will be fond of public service and will be fond of political activities. जो भी सन की हमारी जो सिग्निफिकेशंस हैं उसमें उसका इंटरेस्ट होगा पब्लिक सर्विस में या पॉलिटिक्स में. मून अगर मून एंड वीनस हैं अगर कारकांश में तो पर्सन विल कमांड ग्रेट वेल्थ एंड ऑल कंफर्ट्स. मार्स अगर है तो विल प्रिपेयर मेडिकल मिक्सचर्स एंड विल बियर आर्म्स, will live by profession involving preparation in or of near fire. फायर के आसपास जो जैसे रेलवे हुआ या होटल हुआ या किसी फायरनेस के आसपास काम करना. मरकरी है तो naturally it's become a merchant, weaver or manufacturer of cloth, but he will be clever in preparing curios. What is curios? And will be well versed in social and political matters. Jupiter है तो will be well versed in Vedic or religious rituals, will have religious wisdom, will know the rules of sacrificial function, all things connected with the Jupiter. और अगर Venus है तो will become a great official, will become political personage, will be fond of many women and will retain vitality and sexual passion till the age of last. Saturn will be famous in his line of work. तो ये different planets हैं जो अगर कारकांश में होते हैं उसका क्या लाइफ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है. But they influence the life because कारकांश is a very important. तो सर इसमें राहु को नहीं लिया? नहीं, राहु केतु को नहीं कंसिडर करते क्योंकि उनके अपने रिजल्ट तो है नहीं, तो जिस प्लैनेट के रिजल्ट होंगे उसी को हम कंसिडर करेंगे. पर इसमें शुरू में चरकारका में 8 बताए थे ना कि राहु भी है. हाँ, राहु को भी करते हैं बट इसमें नॉर्मली हम कारकांश में नहीं करते हैं क्योंकि ये प्लैनेट तो है नहीं एक्चुअली में. तो मान लीजिए राहु अगर आत्मकारक है तो फिर हम किसका कारकांशा लेंगे? नहीं लेंगे तो आत्मकारक ही बनेगा, लेकिन उसके रिजल्ट जो है किस प्लैनेट के हैं आपके हॉरोस्कोप में, तो उसका इफेक्ट आएगा. जो कारकांश में उस प्लैनेट का इफेक्ट आएगा. राहु तो मान लीजिए राहु आत्मकारक है तो कारकांशा मतलब कि नवमांश में राहु जहां बैठा है, हाँ वो हमारा वो बन गया, कारकांश बन गया. और उसके साथ किन प्लैनेट का एसोसिएशन है, किन प्लैनेट का एसोसिएशन है उसमें. जी. तो ये वो अच्छा ठीक है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे. ठीक है ओके. अच्छा, दूसरा ये जो जेमिनी सिस्टम में है इसमें जो दशाएं होती हैं वो विंशोत्तरी वगैरह नहीं होती. इसमें राशि दशा का हम यूज करते हैं और आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग जब जो जेमिनी सिस्टम यूज करते हैं उसमें राशि दशा का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लैनेट की दशा का. और 12 राशियां हैं तो इसमें 12 राशियों की दशा होती है और हर राशि में 12 अंतर्दशा होती हैं और हर अंतर्दशा में 12 प्रत्यंतर दशाएं भी होती हैं. सर इसे नारायण दशा भी बोलते हैं? नहीं, नारायण इज समथिंग एल्स एक्चुअली. दिस इज बेसिकली राशि दशा. फिर दूसरा ये है कि ये छोटी होती हैं उसके, अब आप देखेंगे कि जो इनका ड्यूरेशन होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड, इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 12 years. तो नेचुरली जब दशा छोटी हैं और उसकी अंतर्दशा और छोटी होगी, प्रत्यंतर दशा और भी छोटी होगी, तो हमें बहुत शॉर्ट पीरियड मिलता है. ये रेंज हमारी बहुत कम हो जाती है किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए. तो इसमें क्या होता है कि जो दशा का सिस्टम है जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, तो इट में भी डायरेक्ट और इट में भी इनडायरेक्ट आल्सो. दोनों तरह से हो सकता है, एक डायरेक्ट भी होता है, एक जो है वो इनडायरेक्ट होता है. वो हम देखेंगे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि दशा का सिस्टम डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. और जो दशा होती है राशि की, इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 12 years. इट इज नॉट फिक्स्ड.
जैसे प्लैनेटरी दशा या विंशोत्तरी दशा में फिक्स्ड है कि इस प्लैनेट की दशा इतनी होगी, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। राशि की दशा हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और हम देखेंगे कि वो किस तरह से वेरी करती है, बट द रेंज इज फ्रॉम 1 to 12 ईयर्स। और जो दशा है, क्योंकि कहते हैं कि जो दशा ऑफ राशि है, तो इसमें अगर हमारा थोड़ा सा भी जैसे बर्थ टाइम बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो उस टाइम भी कहते हैं कि ये जो रिजल्ट होते हैं वो सही मिलते हैं हमारी राशि दशा से। और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो दशा का सीक्वेंस है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, एरीज टॉरस जेमिनी, या उसका उल्टा हो सकता है, एरीज पाइसेस एक्वेरियस वगैरह जो है। तो उसमें ये कहा कि अगर लग्न के अंदर राशि ये वाली है 5, 6, 7, 11, 12, 1, लग्न के अंदर अगर ये राशि है तो जो महादशा का सीक्वेंस होगा वो डायरेक्ट होगा, मतलब एरीज के बाद टॉरस फिर जेमिनी, इस तरह से। और अगर लग्न में ये राशियां हैं, ये 6 राशियां 2, 3, 4, 8, 9, 10, तो महादशा का जो ऑर्डर होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो पहली चीज तो यह है कि दशा का ऑर्डर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, दैट विल डिपेंड कि लग्न के अंदर कौन सी राशि है। लग्न के अंदर अगर 5, 6, 7, 11, 12, 1 राशि है तो महादशा का ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट होगा, और अगर 2, 3, 4, 8, 9, 10 है तो महादशा का जो ऑर्डर होगा वो इनडायरेक्ट होगा। फिर जब हम यहाँ पर आप देखेंगे कि दशांक कैसे निकालते हैं, तो व्हाट वी डू कि उस राशि से हम उसके लॉर्ड की पोजीशन काउंट करते हैं, उस राशि से उसके लॉर्ड की पोजीशन काउंट करते हैं। तो वो जो काउंटिंग होता है उसकी राशि से उसके लॉर्ड की पोजीशन, वो भी एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। कि हम डायरेक्ट जो है वो जैसे हम हाउसेस में देख लेते हैं कौन सी पोजीशन में है, एक इनडायरेक्ट मतलब उल्टा हमें देखना पड़ता है। तो उसके लिए भी राशियों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। अगर विषम पद है 1, 2, 3, 7, 8, 9, तो हम जो उसके लॉर्ड का जो सीक्वेंस देखेंगे वो डायरेक्ट देखेंगे, और अगर ये है तो हम जो दशा के लॉर्ड का, राशि के लॉर्ड का जो सीक्वेंस है वो इनडायरेक्ट ऑर्डर में देखेंगे। देखते हैं हम कैसे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लग्न है, जैसे मान लीजिए लग्न जो है 5 नंबर है, तो 5 नंबर से दशा शुरू होगी, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब लियो, वर्गो, लिब्रा, इस तरह से जो है वो दशाएं शुरू होगी। और अगर मान लीजिए कि 2 नंबर लगन है तो पहले टॉरस होगी, फिर एरीज होगी, फिर पाइसेस होगी, फिर एक्वेरियस होगी, उल्टी काउंट होगा। तो नोट विच राशि बिलोंग टू द डायरेक्ट ग्रुप एंड विच टू द इनडायरेक्ट ग्रुप। डायरेक्ट ग्रुप के लिए राशि, और फिर ये राशि को देखना है इसमें कि हमें जब लॉर्ड काउंट करना पड़ेगा तो हम ये वाली राशियां हैं या ये वाली राशियां हैं। तो इन राशियों में तो हम डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे लॉर्ड की, और इन राशियों में इनडायरेक्ट काउंटिंग करेंगे। तो फॉर डायरेक्ट ग्रुप काउंट राशि टू इट्स लॉर्ड इन द डायरेक्ट वे, एंड इनडायरेक्ट ग्रुप काउंट राशि टू इट्स लॉर्ड इन उल्टी डायरेक्शन में जो है। एंड फ्रॉम टोटल डिडक्ट 1, तो रिजल्ट विल बी द ईयर ऑफ दशा। सिंपल हो गया कि जो भी जिस राशि की दशा आपको निकालनी है उस राशि के लॉर्ड तक हमें काउंट करना है, और उसमें से एक कम कर देंगे तो जितने साल भी आएगा वो उस राशि की दशा होगी। और अगर कहा कि अगर उसका लॉर्ड अपनी ही राशि में है, इफ द लॉर्ड इज इन द ओन राशि, तो दशा जो है वो पूरे 12 साल की होगी, क्योंकि जब हम एक काउंट करेंगे एक में से एक तो 0 हो जाएगा। बट अगर लॉर्ड अपनी ही राशि में है तो नेचुरली उस राशि की दशा जो है पूरे 12 साल की होगी। और यहाँ पर कुछ जो जेमिनी सिस्टम में है तो उसमें स्कॉर्पियो को मार्स एंड केतु की राशि कहा, मार्स की भी है और केतु की भी है। ऐसे ही जो इसमें दूसरे जो सैटर्न है उसमें भी जो है एक्वेरियस जो है वो सैटर्न की भी है और राहु की भी है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप निकाला हुआ होता है आपने जो है। तो ये दिस इज जस्ट फॉर काउंटिंग द लॉर्ड ऑफ दैट राशि फ्रॉम दैट राशि एक्चुअली। फिर ये जैसे कि देखा आपने कि 1 से 12 साल की हो सकती है, और इसका रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है और डायरेक्ट ऑर्डर भी हो सकता है। इसी में फिर हम इसकी अंतरदशाएं भी निकालते हैं। अंतरदशा निकालने का भी फॉर्मूला है कि कन्वर्ट द अंतरदशा पीरियड इनटू डेज एंड डिवाइड बाय 12। तो ये प्रत्यंतर दशा हो जाएगी,
और अंतर्दशा विल बी एज मेनी मंथ्स एज आर ईयर्स ऑफ महादशा। मान लो ये कोई भी एक्वेरियस साइन है, उसकी दशा अगर 5 साल की है तो अंतर्दशा 5 महीने की होगी। तो इस तरह से बेसिकली जस्ट टू हैव एन आइडिया कि ये जो जेमिनी सिस्टम में हम प्लैनेटरी दशा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जो बेसिकली राशि दशा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जेमिनी योग भी होते हैं और वो काफी पावरफुल भी माने जाते हैं, जैसे आत्मकारक और अमात्य कारक। अगर दोनों इकट्ठे हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो सपोज्ड टू बी वेरी पॉजिटिव योग एक्चुअली। या आत्मकारक एंड पुत्र कारक। तो यहाँ पे एस्पेक्ट प्रेशर वाला एस्पेक्ट है या ये नहीं, हमें जेमिनी वाला? राशर का तो एस्पेक्ट करना ही नहीं है, हमें साइन एस्पेक्ट ही है जेमिनी सिस्टम में पूरा। ओके। या तो आत्मकारक अमात्य कारक हो गया, या आत्मकारक पुत्र कारक इकट्ठे हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं, या आत्मकारक एंड फिफ्थ लॉर्ड इकट्ठे हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं। आत्मकारक दारा कारक, अमात्य कारक एंड पुत्र कारक, अमात्य कारक एंड फिफ्थ लॉर्ड, अमात्य कारक एंड दारा कारक। तो इस तरह से ये जो कुछ योग बनते हैं जेमिनी सिस्टम में, इन योग को भी अच्छा माना गया। और लास्ट में कुछ पॉइंट हैं ये कि अगर मून एंड वीनस आर टुगेदर और द मून एस्पेक्टेड बाय वीनस, तो इट बिकम्स ए राजयोग। मून और वीनस अगर इकट्ठे हैं या मून जो है वीनस, मून इज एस्पेक्टेड बाय द वीनस। सेकंड है कि अगर मून इज ये वाले नवांश में देखेंगे या हम लगन चार्ट में देखेंगे? बस लगन चार्ट में ये सब हम अच्छा, ये एस्पेक्ट्स भी और ये स्पेशल वाले भी। हाँ, एवरीथिंग यू विल सी इन द लगन चार्ट। ओके सर। देन इफ द मून इज एस्पेक्टेड बाय मैनी प्लैनेट, फिर भी वो बहुत सारे मतलब अच्छा योग माना गया। या अगर आत्मकारक प्लैनेट, अमात्य कारक प्लैनेट है, अगर वो केंद्र में या त्रिकोण में प्लेस्ड होता है फ्रॉम द आत्मकारक, तो या 11th हाउस में है इन द बर्थ हॉरोस्कोप और इन द नवांशा गुड पोजीशन, तो भी उसको हम अच्छा मानते हैं। लाइफ क्या लिखा है, पोजीशन, गुड पोजीशन इन द लाइफ इज अटेन्ड विद लेस स्ट्रगल एक्चुअली। ऐसे ही कुछ ये भी योग हैं इस टाइप के जिनको कि अच्छा योग माना गया। तो और अगर कोई भी मान लो कारक एफ्लिक्टेड है तो नेचुरली उस लाइफ के एस्पेक्ट में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अगर आत्मा कारक प्लेनेट है जैसे, और वो साथ में पंच महापुरुष योग वगैरह भी बना रहा है और पोजीशन भी बड़ी अच्छी है, तो क्या हम उसमें भी इसको बेनिफिट मानेंगे हॉरोस्कोप के लिए? हाँ नेचुरली, अगर आत्मकारक प्लैनेट अगर वेल प्लेस्ड है तो अच्छी, और साथ में कुछ और महापुरुष योग भी बना रहा है अगर वो, हाँ तो अच्छा तो हो ही गया वो डेफिनेटली। तो डबल बेनिफिट मानेंगे हम इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। इसके अलावा कुछ एडवर्स योग भी हैं इसमें, जैसे दरिद्र योग है, बेनिफिक इन द त्रिक हाउस एंड मेलिफिक इन केंद्र एंड त्रिकोण हाउस। तो ये कुछ योग हैं, जैसे जेमिनी केमद्रुम योग है, इफ इक्वल नंबर ऑफ मेलिफिक्स इन सेकंड एंड 8th हाउस फ्रॉम जन्म लग्न, आरूढ़ लग्न एंड कारकांश। तो ये वेरी एडवर्स योग है, फाइनेंशियल लॉस एंड लॉस ऑफ पार्टनर। कुछ योग है योगास फॉर इम्प्रिजनमेंट, तो ये कुछ योग हैं, ये बेसिकली योग है इस टाइप के जो है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट जेमिनी। जो जनरल हमें कुछ चीजें थी वो हमें देखनी है, जैसे कि आरूढ़ हो गया, अर्गला हो गया, आत्मकारक की पोजीशन हो गई, इष्ट देवता निकालना है, या कुछ योग हमने देखे कि जैसे वो शक्ति योग बना था, तो वो सब बेसिकली जेमिनी के हैं। तो नेचुरली हम इसको एक एज एन एडिशनल टूल यूज करते हैं। अंकल एक क्वेश्चन था जी। जब you know in your practice आपने जब दशास देखी हैं and interpretation किया है from the Parashar system versus the Gemini system, तो कितना आपको synergistic लगा है versus you know are they conflicting, are they similar? देखिए हम लोग basically we use Parashar system. Yes. And all these system like Gemini and Ashtavarga, we use them only as an additional tool. तो दशा वशा हम नॉर्मली अपनी ही यूज करते हैं जो विचोत्री दशा होती है, बट कुछ चीजों की हेल्प लेते हैं, जैसे कि आरूढ़ है, इसमें एक इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, या अर्गला है, अगेन इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन प्लैनेट का भी इफेक्ट होता है उस हाउस के ऊपर या दूसरे प्लैनेट के ऊपर जो है, वो हम एक बहुत अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। या कुछ योग हैं जैसे शक्ति योग वगैरह है,
या चर कारक हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी आर नॉट रिप्लेसिंग अवर पराशर सिस्टम विद द जेमिनी सिस्टम, वी आर जस्ट यूजिंग इट एज एन एडिशनल टूल। और नॉर्मली हम लोग फिर जो राशि दशा वगैरह का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बट कुछ लोग हैं जो दे फुली डिपेंडेंट ऑन जेमिनी सिस्टम, तो वो लोग करते भी हैं। ठीक है। एंड बट आत्मा कारक का तो सर ऑलमोस्ट सारे एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं जो आत्मा वही कारक। मैंने कहा कि कुछ चीजें जो हैं वो हम यूज करते हैं, बाकी दशा वशा तो नॉर्मली और साउथ में तो काफी ज्यादा मैंने देखा आत्मा कारक को बहुत ज्यादा मानते हैं वो, बिकॉज़ इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। वो तो सब कुछ ही उसी को आत्म कारक प्लेनेट को ही मान के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपका। तो आदमी के कैरेक्टर पे जो है सर उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आत्म कारक प्लेनेट का। नेचुरली जो एट द सोल लेवल, तो सेल्फ है, तो सेल्फ है क्या सोल लेवल कैसा है आदमी। थैंक यू सर। अंकल एक बार आत्म कारक का एक क्लैरिफिकेशन था कि यू नो व्हेन वी लुक एट द D9 चार्ट, जी, उसमें when we have to look at the planet with the highest degree, right? Where is it placed? Yeah. And what planets is it placed with? No, what we see कि we see the आत्मकारक planet which has the highest degree. हाँ जी। तो उसका प्लेसमेंट हम नवांश में देखते हैं किस राशि में प्लेस्ड है। करेक्ट। तो उस राशि के लॉर्ड को मानते हैं आत्मकारक, करेक्ट? नहीं आत्मकारक तो वही हो गया जिसकी डिग्री हाईएस्ट है। ओके। और जो जिस साइन में प्लेस्ड होता है नवांश चार्ट में उसको हम कारकांश कहते हैं। Got it. Okay. And कारकांश से 12th position becomes important for deciding your इष्ट देवता। Got it. 12th position is इष्ट देवता. Understood. And अमात्य कारक क्या चीज हुई अंकल? अमात्य कारक is the minister, advisor, basically the persons who advises you. So again, after this आत्मकारक, naturally the second position in importance is the अमात्य कारक। अमात्य को हम मिनिस्टर कहते हैं, एडवाइजर कहते हैं। And how do we, sorry uncle, this one this concept is not, देखिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे हमने देखा था यहाँ पर, लेट मी, हाँ जी, highest degree is आत्मकारक, that I understood। नहीं, एक मिनट, ये देखिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री है दैट इज आत्मकारक। Got it. Second highest. और सेकंड हाईएस्ट इज अमात्य कारक, एंड नेक्स्ट हाईएस्ट इज भ्रातृ कारक, कोवर्ण का, फिर मातृ कारक, पितृ कारक, पुत्र कारक, न्याति कारक एंड दादा कारक। Understood. Thank you uncle. Yeah. Any other question on what we've done so far? सर इनकी दशा इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? मतलब वही दशा तो वही है कि उस दशा का लॉर्ड क्या है पहले तो, या कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं वहां पर, कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसके रिजल्ट मिलते हैं। और किस हाउसेस में है वो साइन, किस हाउस में है, ऑल दोस थिंग्स। ओके अनिल जी, एक और क्वेश्चन था। अनिल जी, पराशरी एस्पेक्ट कहीं नहीं देखना है इसमें हमको, ये कहीं कहीं देखना है? नहीं, इसमें हम पराशर नहीं देखते, बट हम ये जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि हम जो एस्पेक्ट हम देख रहे हैं जेमिनी का एस्पेक्ट, वी आर सीइंग ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। हमने कहाँ एस्पेक्ट देखा? सिर्फ जो एक योग है जो हमने कहा शक्ति योग, उसके लिए देखा, क्योंकि बिकॉज दैट इज अ जेमिनी एस्पेक्ट, जेमिनी योगा। तो और किसी पर्पस के लिए तो हमने एस्पेक्ट देखा ही नहीं उसका कहीं भी। तो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि वो जो शक्ति योगा है दैट इज योगा इन द जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, तो नेचुरली वी हैव टू सी फ्रॉम द जेमिनी एंगल। ओके, या सर ये जो इष्ट देवता होता है ये कारकांश से 12th में जो साइन होता है उससे पता लगता है? कारकांश से जो 12th हाउस में जो है, जो भी पोजीशन है, दैट बेसिकली डिसाइड्स अबाउट द इष्ट देवता। और उसमें हम कहते हैं कि अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है वहां पर जी, या, तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा या जो एस्पेक्ट कर रहा है वो डिसाइड करेगा। अगर कोई प्लैनेट नहीं होता तो देन लॉर्ड ऑफ दैट साइन डिसाइड्स द इष्ट देवता। ठीक है, आई थिंक दिस इज ओवर। सो now we come to the last part, और
we said we will discuss something about profession also. और प्रोफेशन का हमने काफी कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट फ्यू थिंग्स वर मिसिंग एक्चुअली, तो कुछ हम कोशिश करेंगे कि बिकॉज एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द प्रोफेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द एजुकेशन। और नेचुरली जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हम बता सकते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। नेचुरली प्रोफेशन विल आल्सो बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। तो थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि एजुकेशन विल डिसाइड द प्रोफेशन, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं आज। तो लेट अस सी कि कौन से हाउसेस से हम किस टाइप की एजुकेशन देखते हैं। पहला, जैसा हम जानते हैं कि सेकंड हाउस से हम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन देखते हैं। फोर्थ हाउस से बेसिक लेवल, जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन देखते हैं। फिफ्थ हाउस से और हायर लेवल, वी कैन से अप टू पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन देखेंगे। और नाइन्थ हाउस से हम बेसिकली रिसर्च लेवल की एजुकेशन देखते हैं। और टेंथ हाउस तो बेसिकली है ही है कि जो हमें स्टेटस मिलता है एजुकेशन की वजह से, दैट वी सी फ्रॉम टेंथ हाउस। और जो दो प्लैनेट हैं बेसिकली जो नॉलेज के प्लैनेट हैं, वही कारक भी बन जाते हैं एजुकेशन के। एक मरकरी है और एक जुपिटर भी है। और मरकरी बेसिकली एक ओरिजिनल लेवल पर या इनिशियल लेवल का प्लैनेट है जो आपको एजुकेशन देता है। ग्रेस्पिंग पावर एंड एबिलिटी टू एक्वायर एजुकेशन, या कुछ लोग जैसे कि देखते हैं कि बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, उनकी क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय मरकरी। और जैसे मरकरी, जैसे मार्स होता है उससे लॉजिकल थिंकिंग आती है, और मून होता है उससे रीजनिंग पावर आती है, मरकरी से क्रैमिंग पावर आती है, और जुपिटर गिव्स यू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज। अगर कहीं भी अगर आपको नॉलेज के डेप्थ में जाना है, देन जुपिटर विल बी यूजफुल फॉर दैट एक्चुअली। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मरकरी और जुपिटर में अंतर क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि मरकरी और जुपिटर दोनों ही नॉलेज के प्लैनेट हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू एक्चुअली। तो इस यहाँ पर आप देखिए, मरकरी और जुपिटर जो है, दे आर द प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम। मरकरी रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस एंड जुपिटर रिप्रेजेंट्स विजडम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? एक्सपीरियंस का हुआ। इनिशियल इज इंटेलिजेंस एंड देन यू बिकम मोर वाइज, तो द जुपिटर इज द विजडम। तो जुपिटर होल्ड्स एक्सपीरियंस वेयर मरकरी इज ए लर्नर। इट मीन जब आप शुरुआत करते हैं, लर्निंग करते हैं, at that time role of Mercury becomes very important. But once you go into the depth and once you go for higher education, वैसे वैसे जो है वो जुपिटर का रोल जो है वो ज्यादा होता जाता है। जैसे कि मरकरी है, उसका अपना कोई नेचर नहीं होता, तो इसीलिए there is no permanent nature of intelligence. मरकरी जैसे नेचर नहीं है, it becomes similar to the planet sign, और ठीक है। We also learn from the things activity to whom we are associated. तो इसका कोई परमानेंट नेचर नहीं इंटेलिजेंस का। मरकरी इज द कारक ऑफ एडोलेसेंस एज। Nobody can deny that mind is much faster and sharper in adolescent stage at the schooling stage. Thus, Mercury or Buध is the main factor for learning and intelligence. जो हम बात करते हैं लर्निंग की या इनिशियल एजुकेशन की बात हम करते हैं, उसके लिए मरकरी जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली। Mercury always absorbs the nature of other planet, house or sign, and Jupiter expands the concerned house. Therefore, we can say that Jupiter is the source, provider of knowledge, and Mercury is a learner. जैसे हम कहते हैं teacher and the student. Mercury is a student and Jupiter is a teacher. So Mercury is a provider of Jupiter is a provider of knowledge, source of knowledge, and Mercury is a learner, absorber. A student, Mercury, can never be bigger than a master or Jupiter. Therefore, Mercury is intelligence and Jupiter holds higher intelligence with experience. तो बिल्कुल वही जो रिलेशनशिप है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वही रिलेशनशिप मरकरी और जुपिटर की भी है। तो ability of learning or what and how native has learned depends only on the Mercury.
तो इनिशियल स्टेज पे जो हम सीखते हैं या जो पढ़ते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो मरकरी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, और मरकरी ही आपको बताएगा कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो किस तरह से होगी, या अच्छी होगी, खराब होगी, या किस तरह से होगी जो है। तो ये डिफरेंस है मरकरी एंड जुपिटर में जो है। तो मरकरी इज इंटेलिजेंस बेसिकली एंड जुपिटर इज ए विजडम एक्चुअली। फिर जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, they also indicate the different field of education. different planet आप देखेंगे वो they indicate the different field of education. जैसे सन है, सन हम आगे पढ़ेंगे भी जो different प्रोफेशन होते हैं उसमें कौन कौन से प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सन जो है वो एजुकेशन देता है आपको पॉलिटिकल साइंस में, मेडिसिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बिकॉज सन इज द लाइफ एक्चुअली। डिप्लोमेसी, लीडरशिप, आर्बिट्रेशन, बुलियन, गोल्ड, ज्वेलरी। मून जो आपको एजुकेशन देता है वो फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, स्टडी रिलेटेड टू माइंड, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, नेवी, नर्सिंग, हाउसकीपिंग एंड ब्यूरोक्रेसी। मार्स बेसिकली मेटलर्जी है, केमिकल्स हैं, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, सर्जरी है, डेंटिस्ट्री है, ये मिलिट्री एजुकेशन भी देता है एक्चुअली में। मरकरी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जर्नलिज्म है, कॉमर्स है, फॉरेन ट्रेड है, अकाउंटेंसी है, आर्टिस्ट। जुपिटर है, वेद एंड वेदांता, बेसिकली द स्पिरिचुअल नॉलेज या फाइनेंस से कनेक्टेड, बैंकिंग से कनेक्टेड, इकोनॉमिक्स, टीचर, प्रीचर, और या फिर ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज देता है। वीनस बेसिकली म्यूजिक है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, गारमेंट्स हैं, परफ्यूम्स है, ज्वेलरी, डांस, एंटरटेनमेंट एंड ऑटोमोबाइल्स आल्सो। सैटर्न एग्रीकल्चर का है, जियोलॉजी, माइनिंग, इंडस्ट्री, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, प्लम्बिंग, गार्बेज डिस्पोजल, रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये सब नॉलेज जो है हमें सैटर्न से आती है। राहु अगेन प्लैनेट ऑफ रिसर्च, एस्पियोनेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ हैवी मशीन्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी, imports, mining and even drugs knowledge. केतु मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिशियन बनाता है आपको, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज देता है, हाई प्रिसिशन मशीन्स जो होती हैं जो हमको यूज करते हैं उनकी नॉलेज देता है, एक्सपोर्ट है, कंप्यूटर्स है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सर आईटी को जो है आज के टाइम में आईटी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो उसमें बुध को लेके चलेंगे सर हम मेन? बताइए किसको लेके चलना चाहिए? सर केतु। सर केतु भी क्योंकि मैथ्स है और वीनस। केतु में कंप्यूटर्स हैं, हाई प्रेसिजन मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं। राहु वीनस, मैथ्स है। केतु मरकरी। सर वीनस। देखिए अगर हम आईटी की बात करें प्योर, तो मरकरी तो आएगा ही आएगा, देन इट इज वीनस। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो देन मरकरी बिकम्स इम्पोर्टेंट एक्चुअली। अगर प्रॉपर हम आईटी की बात करें तो वीनस हो गया, बट अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या जो भी थिंग कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन है तब मरकरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली। और कोर इंजीनियरिंग में सैटर्न को नहीं लेंगे क्या सर हम? किसमें? कोर इंजीनियरिंग नहीं, कोर इंजीनियरिंग तो एक्चुअली सैटर्न इंजीनियरिंग का प्लैनेट है ही है वो तो बट बेसिकली इट्स नॉट कनेक्टेड विद द आईटी, इट इज कनेक्टेड विद द मशीनरी। नहीं, हमने वीनस में लिया है ना सर कोर इंजीनियरिंग को यहाँ पर। किसमें? आपने सर जो भी नोट्स दिए हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो वीनस में आ रही है इंजीनियरिंग। कहाँ आ रही है? नहीं, वीनस जो ये दिस कुड बी रिलेटेड टू डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आईटी इंजीनियरिंग है, वो इसमें आएगा। बट जो मशीनरी से कनेक्टेड है वो इसमें आएगा। और जो सिविल इंजीनियरिंग है, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सैटर्न में रहेगा सर? हाँ, अभी हम देखेंगे उसमें, क्योंकि एक प्लैनेट का रोल नहीं होता उसमें। फिर उसमें वीनस का भी इम्पोर्टेंट है, सैटर्न भी इम्पोर्टेंट है, मार्स भी इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग के लिए। तो दैट वी विल सी। आईटी के लिए वीनस को ही लेके चलें? हाँ, बेसिकली जो आईटी है वो वीनस है, और जहाँ भी कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे हम कहें कि ये टेलीफोनी आ गई, जहाँ टेलीफोनी आ गई सर। हाँ, टेलीफोनी आ गया, सैटेलाइट्स आ गया, इस टाइप की चीजें जो है वो मरकरी से गवर्न होंगी। ठीक है, थैंक्स सर।
अब क्वेश्चन इज अबाउट इंटेलिजेंस कि कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट विच गवर्न्स इंटेलिजेंस. तो नेचुरली वी नो 5th house is the house of intelligence also, and Mercury is a planet of intelligence. So intelligence level of a person will entirely depend on these two things कि Mercury की क्या पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में और 5th हाउस की क्या पोजीशन है. या Jupiter well aspected by Mercury and Venus in 9th house. 9th हाउस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भी जो है पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली. या 5th हाउस के दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट है. जैसे हैम्ड होता है प्लैनेट, वो खराब हो जाता है, और अगर बेनिफिक होते हैं तो नेचुरली वो हाउस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है. तो उस केस में भी इट्स ए गुड पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलिजेंस. जुपिटर 5th हाउस में है और मरकरी जो है वो अनएफ्लिक्टेड है. मरकरी की पोजीशन एकदम बेनिफिक है, तो दैट इंडिकेट्स शार्प इंटेलेक्ट आल्सो. और 5th हाउस सॉरी मेमोरी के लिए भी जो है यही दो प्लैनेट हैं, मतलब मरकरी है प्लैनेट और जो हाउस है वो 5th हाउस है. तो अगर बेसिकली जिसका मरकरी अच्छा होता है ना, वो बहुत जल्दी याद कर लेता है. उसकी क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी होती है, रटने की जो पावर होती है बहुत अच्छी होती है. इसलिए आप देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी रट लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं. और मैथमेटिक्स भी काफी स्ट्रांग होता है सर. हाँ, मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होता है, बट जहां तक जैसे मैंने कहा ना कि मून आपको रीजनिंग पावर देता है. अगर 12th में सर मरकरी देखा है तो बहुत सारे लोग सीए देखे हैं या स्टैटिक्स में देखे हैं. बिल्कुल मरकरी इन 12th. हाँ मे बी. तो जैसे मून आपको रीजनिंग पावर देता है, तो ऐसे लोग जिनका मून बहुत अच्छा होता है वो किसी भी चीज को दे कैन रीजन आउट वेरी वेल एक्चुअली. मंगल है लॉजिकल थिंकिंग देता है, वो बड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे आपको. और मरकरी जो है वो रट लेंगे, याद कर लेंगे बिल्कुल जो है. और जुपिटर जो है दैट टेक्स यू टू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज. कुछ लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, तो ग्रामर हम किससे देखते हैं? बेसिकली 2nd हाउस. सर इफ इन केस ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हो या एस्पेक्ट हो, तो फिर हम कुछ उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं. कैसे? जैसे जुपिटर, मरकरी, ये वीनस, जैसे ये 9th में तो अच्छे हैं, बाकी अगर और कहीं पे इनका एसोसिएशन हो तो? नहीं, वी आर टॉकिंग ऑफ नॉलेज, वी आर टॉकिंग ऑफ एजुकेशन. और दूसरे हाउसेस का एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है. ओके. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग ऑफ 5th and 9th हाउसेस, क्योंकि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए 5th और 9th हाउस की हम बात कर रहे हैं. बाकी तो अगर ये प्लैनेट्स 5th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हो तो भी हम एसोसिएटेड मानेंगे? बिल्कुल. हाउस का मतलब क्या है? उस हाउस में प्लैनेट हो, उसके लॉर्ड के साथ हो, उसके कारक के साथ हो, तो तीनों में एसोसिएशन मानते हैं हम लोग. किसी भी तरह से मतलब एसोसिएशन हो सकता है, उसके हाउस के साथ, उसके लॉर्ड के साथ, उसके कारक के साथ भी. ठीक है. तो जहां तक ग्रामर का सवाल है, उसमें 2nd हाउस और जुपिटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अगर जुपिटर एंड 2nd लॉर्ड पावरफुल है एंड इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय सन एंड वीनस, या फिर कंजंक्शन ऑफ पावरफुल जुपिटर, 2nd लॉर्ड एंड सन, तो ऐसे लोगों की ग्रामर जो है बहुत अच्छी होती है. And some people are very good in communication or they become very good speaker also. तो उसके लिए भी 2nd हाउस important है. 2nd हाउस है या प्लैनेट जो है वो जुपिटर है. तो अगर 2nd लॉर्ड 2nd हाउस या जुपिटर 2nd हाउस में है, तो such people they get involved in the full-time effective public speaker actually. या फिर जुपिटर और मरकरी 2nd हाउस में प्लेस्ड हैं विदाउट एनी अफ्लिक्शन, तो भी जो पर्सन है दैट इज एफिशिएंट इन इंटरप्रिटेशन आल्सो. या कुछ लोगों की वॉइस बहुत अच्छी होती है, तो नेचुरली फिर हम 3rd हाउस का रोल आ जाता है. 3rd हाउस हमारा गला है, थ्रोट है. तो मरकरी और जुपिटर के साथ अगर 3rd हाउस का भी एसोसिएशन है या ये तीनों जो है केंद्र में प्लेस्ड हैं, तो
उसकी जो व्यक्ति की वॉइस होती है बहुत इम्प्रेसिव होती है एंड नेचुरली हम जो कहते हैं कि वॉइस इसकी बहुत अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा है, तो हम थर्ड हाउस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है along with Mercury and Jupiter. तो सर वो सिंगिंग करियर का भी कह सकते हैं, स्वीट वॉइस कि नहीं? नहीं, नॉट सिंगिंग. सिंगिंग इज नॉट विद दिस हाउस एक्चुअली. उसमें वो तो वीनस स्ट्रांग होना चाहिए फिर. हाँ, मून है, वीनस है, ओके, और चीजें का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एक्चुअली. ठीक है. बट हम जो क्योंकि थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हुआ या और कोई जो है, तो आप इम्प्रेस होते हैं, बड़ा इम्प्रेसिव उनकी जो कम्युनिकेशन होता है, वो उसकी बात हम कर रहे हैं. फिर लेवल ऑफ एजुकेशन कि किसी भी व्यक्ति का अगर आपको देखना है कि उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा, तो उसमें यही कहा कि पहला 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली गो फॉर हायर एजुकेशन. जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए, मरकरी स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ में मून, क्योंकि मून इज द माइंड एक्चुअली. विदाउट माइंड और आप लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते. तो जिसका भी अगर 5th हाउस है, जुपिटर है, मरकरी है, मून अगर स्ट्रांग है, दैट इंडिकेट्स excellence in education actually. Then you go for a higher education. और higher education के लिए कुछ और भी combinations हैं. अगर Saturn या राहु अगर 4th हाउस में placed है, Saturn या राहु अगर 4th हाउस में placed है, या 4th हाउस और its lord is aspected by Saturn और राहु, तो उस केस में भी it indicates higher education. या 4th लॉर्ड इन 9th हाउस हो, 4th लॉर्ड इन 9th हाउस, या मून इन 9th हाउस, या सन, मरकरी, जुपिटर, वीनस, ये सारे के सारे प्लैनेट जो हैं ये केंद्र में हो या ट्राइन हाउस में हो, तो वो भी एक अच्छा हायर एजुकेशन को इंडिकेट करता है. और या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल अगर हम कहें या हायर एजुकेशन कहें, तो ये भी जो है हाउसेज या प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए. 4th लॉर्ड अगर स्ट्रांग है और अगर वेल प्लेस्ड है केंद्र या ट्राइन में, 4th हाउस के साथ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, या मार्स या केतु 4th हाउस में हो, या 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, व्हाट दे डू, दे कॉज ब्रेक इन एजुकेशन. तो जिसका भी आप देखेंगे कि 4th हाउस में अगर मार्स या केतु का प्लेसमेंट है या 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी जो काफी लोग देखते हैं कि ब्रेक होता है एजुकेशन में, दैट इज बिकॉज ऑफ मार्स और केतु. और ग्रेजुएट लेवल हमने ऑलरेडी कर दिया. इफ इन केस मार्स इज एक्सॉल्टेड इन 4th हाउस, तब भी ऐसा होगा या तब नहीं होगा? तभी भी जो है पॉसिबिलिटी है ब्रेक होने की. अगर ये मार्स या केतु दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर हो. और कुछ लोग नहीं पढ़ पाते बहुत ज्यादा या बहुत. वैसे तो वो रोचक योग हो गया अगर मार्स exalted 4th house. What we are talking is only break in education. तो break in education से कोई रोचक योग का फर्क नहीं पड़ेगा. मान लो कोई बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ब्रेक तो होगा ही एजुकेशन में. वो एजुकेशन कहाँ कर पाते हैं ऐसे लोग. फिर अगर जो हम देखते हैं कि अगर कुछ चीजें अफ्लिक्टेड हैं, तो फिर उन लोगों की एजुकेशन हो ही नहीं पाती. जैसे 4th हाउस बहुत अफ्लिक्टेड है, तो नेचुरली फिर जो बेसिक एजुकेशन भी ऐसे लोगों की पूरी नहीं हो पाती. 4th हाउस के साथ कोई भी नाइदर ऑक्युपाइड नॉर एस्पेक्टेड बाय एनी प्लैनेट, उस केस में भी कहते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होती. 4th लॉर्ड मून अगर राहु केतु के साथ है, अगेन जैसा हमने देखा अभी, तो दैट आल्सो इंडिकेट ब्रेक इन एजुकेशन. राहु अगर 5th हाउस में है, दैट इज आल्सो एडवर्स टू हायर एजुकेशन. या 5th लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड है, या जुपिटर डेबिलिटेटेड है, या मून एफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोग भी जो है बहुत एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाते या एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर पाते. Now the people who have brilliant performance in education, तो 5th लॉर्ड अगर exalted है और केंद्र या त्रिकोण में उसका प्लेसमेंट है, एंड दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, तो ऐसे लोगों का भी जो है बहुत ही जो परफॉर्मेंस है
एजुकेशन में बहुत अच्छा होता है। या एक्सॉल्टेड जुपिटर का प्लेसमेंट इन द लग्ना, तो दैट इज आल्सो गुड फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जुपिटर का प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया और 5th हाउस को भी देख रहा है, 9th हाउस को भी देख रहा है। तीसरा, एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड ऑफ 1st एंड 5th हाउस, 1st और 5th हाउस के लॉर्ड का अगर आपस में एक्सचेंज हो। जुपिटर, मरकरी, वीनस एंड केतु इन द 5th हाउस, जुपिटर, मरकरी, वीनस एंड केतु इन द 5th हाउस। कहते हैं कि केतु अगर जिसका भी 5th हाउस में होता है along with some benefic planet, it makes the person genius। वो जीनियस टाइप के लोग होते हैं। आप देखेंगे कि जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है, मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है, या वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है 5th हाउस में, तो दे आर लाइक जीनियस पीपल एक्चुअली। और जुपिटर एंड मरकरी दोनों एक्सॉल्टेड हों या इकट्ठे हों या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो या एक्सचेंज हो, तो इन सभी केसेस में जो परफॉर्मेंस होती है एजुकेशन में बहुत अच्छी होती है। और दूसरा यह है कि पुअर परफॉर्मेंस, जो नहीं कर पाते अच्छी एजुकेशन जो है, अगर 5th लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, डेबिलिटेटेड हो या 3rd हाउस में हो, या जुपिटर बहुत वीक प्लैनेट हो, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन हो या डेबिलिटेशन में हो। और अभी हम लोगों ने ब्रेक इन एजुकेशन का देखा, तो इसमें और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि ब्रेक इन एजुकेशन इंडिकेट करते हैं कि अगर 5th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है या 3rd हाउस में प्लेस्ड है। 5th लॉर्ड में जो इट इज एसोसिएटेड विद ऑल मैलिफिक प्लैनेट्स ओनली, या कभी कभी दशा सैटर्न राहु की, क्योंकि सैटर्न राहु की दशा काफी खराब मानी जाती है फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। तो कभी कभी अगर सैटर्न दशा की भी ऑपरेट अगर हो रही है तो उस पीरियड में भी चांसेस होते हैं ये एजुकेशन ब्रेक होने के। या 5th लॉर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट इज एफ्लिक्टेड बाय सैटर्न और राहु। 5th लॉर्ड मतलब अगर कोई भी जो 5th लॉर्ड है और गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान अगर उसके ऊपर सैटर्न या राहु का एफ्लिक्शन है, तो उस पीरियड में भी जो एजुकेशन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो आप ट्रांजिट को देखकर भी कि ऐसा कोई सैटर्न राहु का एसोसिएशन तो नहीं है 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, तो ऐसा अगर है तो नेचुरली एजुकेशन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। राहु अगर 4th हाउस में होता है तो कहते हैं कि जो एजुकेशन का ब्रेक होता है दैट इज आफ्टर द एज ऑफ 23, और मार्स और केतु अगर है तो पहले हो जाता है ब्रेक आफ्टर 21। मून अगर इन एक्लिप्स है, मून के साथ राहु या केतु का प्लेसमेंट है, और अगर सैटर्न जो है वो राहु या केतु के ऊपर ट्रांजिट करता है, तो वो भी एक पीरियड है जिसमें ब्रेक हो सकता है एजुकेशन में। अब कहा कि एट द टाइम ऑफ ब्रेक हाउस इन विच सैटर्न ट्रांजिट्स डिटरमाइन द कॉज ऑफ ब्रेक आल्सो। तो आप ये भी बता सकते हैं किसी का हॉरोस्कोप देखकर कि अगर ब्रेक है भी तो उसका रीजन क्या है। तो रीजन के लिए यही कहा कि सैटर्न जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा, अगर ब्रेक के टाइम तो आपको ये देखना है कि सैटर्न जो है वो किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो उससे हमें ये बता सकते हैं कि जो ब्रेक का रीजन है वो क्या है। 1st हाउस में कर रहा है तो वॉलंटियरिंग, अपने आप ही उसने छोड़ रहा विदाउट एनी रीजन, एक्चुअली अपने आप ही उसकी मर्जी हुई कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैंने ब्रेक कर दिया। 2nd हाउस में अगर है तो मे बी द फाइनेंशियल रीजन कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। 3rd हाउस है तो अगेन वॉलंटियरिंग है, अपने आप छोड़ रहे हैं। 4th हाउस में है तो फैमिली इज द कॉज ऑफ ब्रेक इन द एजुकेशन। 5th हाउस में है तो चिल्ड्रन आर द कॉज ऑफ ब्रेक इन एजुकेशन। 3rd हाउस में है तो हेल्थ इज द कॉज ऑफ ब्रेक इन एजुकेशन। 7th हाउस में है तो either family or even some affairs also, so they may be the cause of break in education. 9th हाउस में कहते हैं तो इसे रीएलोकेशन कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, तो वो भी एक कॉज होता है ब्रेक इन एजुकेशन। और 10th और 11th हाउस में है तो अगेन फाइनेंशियल या मनी मैटर्स की वजह से ब्रेक होता है। अब नेचुरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉरेन एजुकेशन होगी या नहीं होगी। तो फॉरेन एजुकेशन के लिए हम कौन कौन से हाउसेस को देखते हैं।
पहली चीज तो ट्रैवलिंग के लिए हम लोग थर्ड हाउस को देखते हैं, विच इज ट्रैवलिंग टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कुछ लोग मार्केटिंग में होते हैं, आसपास ट्रैवल करते रहते हैं छोटी मोटी जगह पर, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। फिर सेवेंथ हाउस इंडिकेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस को हम फॉरेन नहीं कहेंगे, बट जैसे यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर चला गया, तो दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द सेवेंथ हाउस। देन एट्थ हाउस इंडिकेट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जो हम फॉरेन ट्रैवल कहेंगे, दैट इज बाय द नाइन्थ हाउस, नॉट एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एक्चुअली। और जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं, देन ट्वेल्थ हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तब ट्वेल्थ हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉरेन एजुकेशन के लिए ये सारे हाउसेस इन्वॉल्व हैं। और हम क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन जिन हाउसेस से हमें देखनी है वो फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस हमने देखा, और ट्वेल्थ हाउस हमारा फॉरेन ट्रैवल का भी है, तो इसलिए इन हाउसेस का रिलेशन ट्वेल्थ हाउस के साथ होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फोर्थ हाउस का जैसे रिलेशन आपका ट्वेल्थ हाउस के साथ हो गया, तो आप जो ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आप पीजी करने आप चले गए। फिफ्थ हाउस का ट्वेल्थ का उसके साथ हो रहा है, तो नेचुरली और हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए आप जाते हैं। और नाइन्थ हाउस का होता है तो बहुत ही हायर एजुकेशन के लिए आप जाते हैं। या ट्वेल्थ के लॉर्ड की दशा अगर ऑपरेशन में है, एंड विच ऑक्यूपाइज और एस्पेक्ट ट्वेल्थ हाउस। यहाँ रीजन क्या है कि अगर जो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है उसकी दशा ऑपरेट हो रही है, और जो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है वो या तो ट्वेल्थ हाउस में ही प्लेस्ड है या ट्वेल्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो देन आल्सो इज अ वेरी फेवरेबल पोजीशन फॉर फॉरेन एजुकेशन। या जुपिटर और राहु अगर फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट करते हैं, अगर जब भी जुपिटर और राहु का ट्रांजिट फोर्थ हाउस में होगा, एट्थ हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में है, या सैटर्न ट्रांजिट्स थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, तो ऐसे टाइम में जो है वो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप ये ट्रांजिट देखकर या जो बेसिकली फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ हाउसेस का रिलेशन ट्वेल्थ हाउस के साथ देखकर आप बता सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है उस टाइम फॉरेन एजुकेशन में जाने के लिए। ये just see this horoscope, it's a horoscope of Rabindranath Tagore. क्या खास बात है इसकी? Jupiter exalted in fifth house. Jupiter is exalted in the fifth house. Very good. सर इसमें लिखा है स्लाइड में एक्सचेंज ऑफ मार्स एंड मरकरी। अच्छा ये पढ़ा नहीं हमने नहीं ध्यान दिया। देखिए मतलब इससे ब्यूटीफुल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एक्चुअली, कि पहली चीज तो ये फर्स्ट और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज है, फर्स्ट और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ, एक ट्राइन का दूसरे ट्राइन के साथ एसोसिएशन दोनों तरफ से जो है, और जुपिटर इसका भी लॉर्ड है टेंथ हाउस का, ये भी एक केंद्र स्थान है, उसका भी लॉर्ड है, उसका लॉर्ड भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, पर ये सर 8th पोजीशन होगी ना 10th लॉर्ड की अपने से, वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जबकि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे भी जैसे हमने कहा कि अगर 10th हाउस से 8th हाउस में है तो लॉन्गेविटी इज गुड, मतलब यू कैन कंटिन्यू इन वन प्रोफेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, फिर ब्रेक वगैरह नहीं होगा उसमें कुछ भी जो है। प्रॉब्लम जब ही आएगी जब ये फिफ्थ हाउस को एफ्लिक्शन हो। प्रोफेशन में प्रॉब्लम कब आती है आपकी, अगर ये 8th हाउस अगर वेल प्लेस्ड है, यहाँ अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, लॉन्गेविटी ज्यादा ही होती है ना आपकी, यू लिव ए गुड लाइफ। जब प्रॉब्लम कब आती है, जब ये मेलिफिक का एसोसिएशन हो, तो यहाँ पर बेनिफिक का है, जुपिटर एक्सॉल्टेड है, और इससे एसोसिएशन ऑफ ट्राइन एंड क्वाड्रेंट एक्चुअली, इट मेक्स अ वेरी पावरफुल राजयोग।
सर लेकिन इसमें 4th हाउस में मार्स और केतु दोनों हैं, तो ये ब्रेक इन एजुकेशन वाला नहीं है पॉइंट? हाँ मे बी जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हो सकता है कि इनिशियल टाइम में कुछ ब्रेक भी हुआ हो, दैट वी डोंट नो। बेसिक एजुकेशन, हाँ मतलब प्राइमरी लेवल। या दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। ओके सर। और दूसरा हम लोग अभी ग्रामर की बात कर रहे थे कि सेकंड हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हमने यही बात की थी कि मरकरी, जुपिटर, वीनस और सन का अगर प्लेसमेंट है तो ऐसे लोग जो ग्रामर वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। और वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसका भी एसोसिएशन हो गया थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस का मतलब जो जिनका गला बहुत अच्छा होता है या बहुत अच्छी मधुर आवाज जिनकी होती है, तो उसका भी एसोसिएशन यहाँ पर हो गया। So it indicates that type of thing actually. So naturally he was very knowledgeable person, जो नोबेल प्राइज मिला या अंग्रेजों ने उनको टाइटल दिया सर टैगोर एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इससे बेटर हॉरोस्कोप क्या हो सकता है? सन का जो 5th हाउस है दोनों तरफ से अफ्लिक्टेड प्लैनेट से मेलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड हो रखा है, तब भी पॉजिटिव इफेक्ट देगा। हाँ देखिए, हमको नेट इफेक्ट देखना है। नेचुरली अब कोई भी हाउस आप देखोगे ना तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फ्लुएंस होंगे। कभी भी कोई भी हाउस या कोई ऐसा प्लैनेट आपको नहीं मिलेगा जो सीधे सीधे आप कह दो कि हाँ बिल्कुल अनएफ्लिक्टेड है। तो इसमें एक आपने देखा कि हैम्ड है ये हाउस, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हैम्ड बिटवीन टू मेलेफिक प्लैनेट। फिर इस हाउस की पोजीशन देखिए आपने, जुपिटर है और इसका जो एक्सचेंज हो रहा है विद द लग्ना लॉर्ड, एंड यहाँ पर जो 10th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ बैठा हुआ है। तो दो ट्राइन और दो केंद्र का जब एसोसिएशन हो गया तो इट मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग। और जब कभी भी हॉरोस्कोप में राजयोग बनेगा तो देन इट सुपरसीड्स द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। फिर वो नॉर्मल पोजीशन काम नहीं करती फिर एक्चुअली। और कितना आप देखिए ना, इवन द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज इन द 4th हाउस, 9th हाउस आल्सो इन द 4th हाउस। एक तीनों जो त्रिकोण हैं उनका आपस में एसोसिएशन हो रहा है, मतलब केंद्र एंड ट्राइन का एसोसिएशन हो रहा है। सच ए वंडरफुल पोजीशन एक्चुअली। राइट। अब let us see for different profession what type of education is required and what type of position of planet and houses is required. तो हम एस्ट्रोलॉजर की बात करें सबसे पहले, तो जो ऑकल्ट सब्जेक्ट की नॉलेज होती है वो हमारी 8th हाउस से हम देखते हैं, जैसा हम जानते हैं। और 8th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ that gives you knowledge in the occult subject. वैसे भी मोक्ष का स्थान है, 4-8-12 जो है वो मोक्ष के स्थान है, तो इसीलिए 8th हाउस जो है वो occult सब्जेक्ट में एजुकेशन भी देता है। और दूसरा ये है कि जो कारक हैं, जो नॉलेज के कारक हैं, वो अभी हमने देखा कि मरकरी और जुपिटर है। तो नेचुरली जब तक 8th हाउस का एसोसिएशन मरकरी और जुपिटर के साथ नहीं होगा तब तक आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। और पर्टिकुलरली अगर हम सीखने की बात करें तो मरकरी शुड बी एसोसिएटेड, जब भी आप सीखने के लिए आएंगे, अदरवाइज आप सीखने के लिए नहीं आएंगे। और अगर जुपिटर का भी एसोसिएशन हो जाएगा तो नेचुरली यू गेट इन्वॉल्व इन दैट, यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज। तो ये मरकरी और जुपिटर का इफेक्ट होगा। और दूसरा ये कहा कि जो इसका एस्ट्रोलॉजी जैसे नॉलेज के लिए हम कहते हैं कि हमें इंट्यूटिव पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आजकल तो कहते हैं कि इंट्यूशन का रोल हर सब्जेक्ट में है, एंड दे हैव कंसीडर्ड एज ए रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग आल्सो, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड इंट्यूशन। और इवन मैनेजमेंट में भी हम बात करते हैं कि विदाउट इंट्यूशन यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर आल्सो। तो वही चीज है कि इंट्यूशन का रोल खाली एस्ट्रोलॉजी में नहीं है जो लोग कहते हैं, बट इंट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल प्रोफेशंस।
अब दूसरा एक डॉक्टर है, वो आपको दूर से देख के बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, और एक बहुत टेस्ट करने के बाद भी नहीं बता पाता क्योंकि इक्वली क्वालिफाइड है। तो इंट्यूशन का रोल हर प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इंट्यूशन के लिए जो प्लैनेट है वो मरकरी है, और जो हाउस है वो कौन सा है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा एस्ट्रोलॉजी में भी इंट्यूशन में मून को नहीं लेते हैं हम? नहीं, मून इज नॉट ए पावर ऑफ इंट्यूशन, इट इज वो आपका माइंड है, वो तो मेंटल एबिलिटी है आपकी। मेंटल एबिलिटी एंड इंट्यूशन दे आर डिफरेंट एक्चुअली। और एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न का रोल नहीं लेंगे 8th हाउस में सर? नहीं, सैटर्न का इतना रोल नहीं आता, क्योंकि सैटर्न तो ना तो नॉलेज का प्लैनेट है, नॉलेज के प्लैनेट तो आपके मरकरी है, जुपिटर है, दो ही प्लैनेट है, और टू सम एक्सटेंट केतु आल्सो, क्योंकि केतु भी बेसिकली एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और ये नॉलेज भी उसी टाइप की है। तो केतु इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सैटर्न एक्चुअली। Sir, so Ketu in 5th house will be good for intuition. या केतु, मैं बता रहा हूँ आपको कि सम कॉम्बिनेशन ऑफ केतु इन द 5th हाउस, इट मेक्स अ पर्सन जीनियस एक्चुअली। Sir, I have Ketu in the 5th house. हाँ, that's why you are like that. मेरा भी केतु है, लेकिन सर साथ में मून भी है। वो कल गड़बड़ हो गया। वो जुपिटर एंड केतु, मरकरी एंड केतु, द वेरी गुड कॉम्बिनेशन एक्चुअली। पर बुद्धा के सर मैंने सुना है कि 5th हाउस में केतु और मून का कॉम्बिनेशन था और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया कि वो मोक्ष में गए। मोक्ष में तो 5th हाउस का मतलब नहीं है ना, दैट इज 12th हाउस बेसिकली है। 12th हाउस है। और मून एंड केतु नेचुरली, जब भी आप घर छोड़ेंगे, नहीं तो घर नहीं छोड़ेंगे आप फिर। हाँ, बुद्धा का यही रीजन बताया जाता है कि मून के ऊपर केतु का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम पे। हाँ, माइंड का जब तक इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा इन सब चीजों का, तब तक आप घर थोड़ी छोड़ेंगे कोई जगह, राजपाट आप नहीं छोड़ सकते। तो 5th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो मरकरी प्लैनेट है, दैट शुड बी वेल प्लेस्ड। और क्या जरूरत है एस्ट्रोलॉजी का? Just one clarification about Ketu in 5th house. What if Ketu is aspecting the 5th house? उसका भी similar? नहीं, एस्पेक्ट से इतना नहीं होता। Okay, got it. But particularly if Ketu is placed in the 5th house, it's supposed to be a good planet actually. Okay. और क्या इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर के लिए? गुड मैथमेटिकल एबिलिटी, गुड एनालिटिकल एबिलिटी। So that comes by the combination of Mars and Mercury. मार्स और मरकरी का अगर जब भी कॉम्बिनेशन होता है, तो यू हैव ए गुड मैथमेटिकल एज वेल एज एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि दोनों चीजें जो है जरूरी हैं एस्ट्रोलॉजर के लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो भी प्रिडिक्शन करें वो सही हो। वाक सिद्धि से, वाक सिद्धि जिसको हम बोलते हैं। और वाक सिद्धि हम किस हाउस से देखते हैं? सेकंड हाउस एंड जुपिटर। ये सेकंड हाउस आपको बताएगा वाक सिद्धि आपके अंदर है या नहीं है, या जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं वो सही होगी या नहीं होगी। जब भी आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप जो है। और इसके अलावा जो यू शुड हैव ए गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी आल्सो, यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन। और जैसा आप जानते हैं कि जो एरी साइंस होते हैं, एरी साइन मतलब 3, 7, 11 साइन, वो makes you very good in communication actually. अगर ये साइन प्रोमिनेंट हैं या साइन वेल प्लेस्ड हैं, तो पर्सन इज गुड इन कम्युनिकेशन आल्सो। तो ये सब चीजें जरूरी हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, कि पहला चीज 8th हाउस शुड बी वेल प्लेस्ड, इट शुड हैव एन एसोसिएशन ऑफ आइदर मरकरी और जुपिटर। फिर आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो ठीक होनी चाहिए, 5th हाउस एंड मरकरी। वाक सिद्धि होनी चाहिए आपके अंदर, मतलब जो 2nd हाउस है और जुपिटर की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको गुड मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी भी चाहिए, तो उसके लिए मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर है तो अच्छा है।
हेलो जी, हेलो, क्या बोल रहे हैं? ओटीपी आई है क्या? 1 मिनट। ये 1585 है। हेलो 85, ठीक है, ओके ओके, हाँ सॉरी। तो ये 1 मिनट, दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर बीवी रमन, जिन्होंने सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं, आप पढ़ते ही हैं। तो इसमें देखिए क्या पोजीशन है। केतु इन 8th हाउस। पहला हमने 8th हाउस को देखा, तो गुरुजी एक बार ग्रह स्थिति बताइए। 11 नंबर लग्न है। हाँ जी। 2nd हाउस में राहु है। हाँ जी। 4th हाउस में मून एंड सैटर्न है। अच्छा जी। 6th हाउस में सन है। हाँ जी। 7th हाउस में वीनस, मार्स एंड मरकरी है। और 8th हाउस में केतु है। और 10th हाउस में जुपिटर। हाँ जी। तो हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं पहले, तो पहले हम 8th हाउस को देखेंगे। 8th हाउस में क्या पोजीशन है? Mercury, Lord and Ketu placed. या पहली चीज तो केतु का प्लेसमेंट है वहां पर। हाँ। केतु का प्लेसमेंट है। और दूसरा इसका लॉर्ड मरकरी है। तो मरकरी गेट्स एसोसिएटेड विद द 8th हाउस। Mercury gets associated with the 8th house. So that's why you can get a knowledge in this subject, astrology. और कोई affliction तो नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ यही है कि जो केतु का प्लेसमेंट है वहां पर, और इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी है। तो ये तो 8th हाउस की पोजीशन हो गई। Now let us see the 5th house first. फिफ्थ हाउस भी मरकरी का ही है सर, मिथुन राशि है। मिथुन राशि हुई। सर 5th और 8th का भी एसोसिएशन हो गया, फिर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया सर। हाँ, मेन चीज है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, लॉर्ड ऑफ 5th इन द क्वाड्रेंट हाउस। सो वंडरफुल योग। इससे बेटर योग क्या होगा? मरकरी जो लॉर्ड है 5th हाउस का, वो 7th हाउस में प्लेस्ड है, लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन ए क्वाड्रेंट। तो इट बिकम्स अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ मरकरी, पहली चीज, एंड आल्सो द 5th हाउस आल्सो। और सर मार्स और मरकरी साथ में, वंडरफुल, मार्स एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया। मार्स एंड धर्म कर्माधिपति योग हो गया, वीनस और मार्स इकट्ठे हो गए। वेरी गुड। ये 9th एंड 10th हाउस के लॉर्ड जी, दे आर टुगेदर। और जुपिटर 2nd हाउस को देख रहा है। हाँ, इट मेक्स द धर्म कर्माधिपति योग। इट मींस इट गिव्स यू वेरी पावरफुल पोजीशन इन द प्रोफेशन व्हिच यू गॉट आल्सो। तो धर्म कर्माधिपति भी योग बना। और व्हाट नेहा इज सेइंग कि मार्स एंड मरकरी का एसोसिएशन है। अभी हमने देखा कि जब मार्स और मरकरी का एसोसिएशन होता है तो एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल दोनों जो है बहुत अच्छी हो जाती है। पर ये मून भी उच्च का है 4th हाउस में। मून तो स्ट्रांग है, ये नेचुरली किसी भी अच्छी पोजीशन में जाने के लिए मून तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई भी अगर आपको अच्छा स्टेटस मिलना है किसी भी फील्ड में, तो लग्न शुड आल्सो बी वेरी स्ट्रांग। जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको
बहुत अच्छी पोजीशन किसी भी फील्ड में नहीं मिल सकती। लग्नेश लगन को देख रहा है, क्योंकि लगना बेसिकली योर कैपेबिलिटी और पोटेंशियल आल्सो। जब तक आप कैपेबल नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो प्रोग्रेस। तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? लग्नेश लगन को देख रहा है सर, केंद्र में भी है लग्न, और मरकरी वीनस देख रहे हैं और लग्न भी देख रहा है। जुपिटर के साथ भी उसका संयोग बन रहा है। जुपिटर को जुपिटर लग्नेश को देख रहा है। तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन लगन लॉर्ड तो हम लग्नादि योग कहते हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल योग एज फार एज लग्ना इज कंसर्न्ड, एंड इट्स लॉर्ड इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन दिस, तो वो एक दूसरा राजयोग बन गया, तो लग्ना बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये नेचुरली पोजीशन हो गई आपकी लग्न की, और ये यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि धर्म कर्माधिपति योग बन भी रहा है। और दूसरा देखिए सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है? सेकंड में राहु है जो कि रहस्यमयी विद्याओं को सिखाता है। ये भी एक जुपिटर देख रहा है, जुपिटर अपनी साइन को देख रहा है, जुपिटर अपनी राशि को देख रहा है पहले। हाँ जी, हाँ, वो उसका कारक है और उसका लॉर्ड भी है, दोनों है। मार्स भी देख रहे हैं, और दोनों ये वीनस मरकरी भी एसोसिएटेड है विद दिस हाउस, इधर वीनस और मरकरी है, इधर जुपिटर देख रहा है, तो दे आर आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द सेकंड हाउस। तो नेचुरली सेकंड हाउस इस केस में बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और सेकंड हाउस स्ट्रांग होने की वजह से हम जो वाक सिद्धि की बात कर रहे हैं कि जो भी आप प्रेडिक्शन करेंगे वो सही होगा या नहीं होगा, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय दिस ओनली। और भी बहुत सारे हॉरोस्कोप योग हैं इसमें, देखिए आप, इसका लॉर्ड इसमें, ट्राइन का लॉर्ड केंद्र में, इसका लॉर्ड इसमें, इसका लॉर्ड इसमें, इसका लॉर्ड इसमें। तो ये एक ऐसा हॉरोस्कोप है जिसमें ऑल ट्राइन्स एंड क्वाड्रेंट्स, केंद्र और त्रिकोण सारे एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें क्वाड्रेंट या ट्राइन जो एक दूसरे से एसोसिएटेड ना हो। 5वें घर का, 9वें घर का, 10वें घर का संबंध, और ये आपका एनी हाउस यू सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजयोग, शुक्र तो वैसे ही राज योग कारक है इस कुंडली के लिए, हाँ। और मंगल के साथ और इसके बुध के साथ हो गया सर। शुक्र योग कारक है, वीनस अपने साइन में है, और हाँ जी, सारे प्लैनेट का प्लेसमेंट जो है इतना अच्छा है इस केस में जो है, दैट्स व्हाई यू गेट सच गुड पोजीशन एक्चुअली, नहीं तो कैसे मिलेगी आपको। इनकी डिग्री भी अच्छी है। हाँ जी, मर्क्यूरी और जुपिटर दोनों की डिग्रीज भी स्ट्रांग है, 13 एंड 12। एंड मार्स अपने साइन को देख रहा है, सैटर्न अपने साइन को देख रहा है। तो और ज्यादातर प्लैनेट्स तो केंद्र में ही हैं। बिल्कुल, दैट इज अगेन अ गुड पोजीशन, या इट्स वेरी गुड। और जहाँ ये इसमें होते हैं त्रिक हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट केंद्र और त्रिकोण में है तो ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर आप में से किसी का भी कोई हॉरोस्कोप है तो बता सकते हैं कैसा रहेगा। कोई बताएगा अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह? मेरा ले लीजिए सर, 8 Feb 1976। 8 फरवरी 1976। टाइम सुबह 4 बजे, कालका हरियाणा। सुबह 4 बजे, कालका हरियाणा। हिमाचल में। हाँ जी, ग्रह स्थिति बताइए। नहीं, ये हिमाचल में दिखा रहा है, हरियाणा की आप बात करो ना। हाँ, वो कहीं हिमाचल में दिखाता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है सर कालका। अच्छा, शिमला के नजदीक है ये एक्चुअली। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किसी सॉफ्टवेयर में दिखाता है। हाँ ये पोजीशन है। हाँ ठीक है सर। अब देखिए इसमें एक एक चीज को एग्जामिन करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 8th हाउस। लगन बताइए गुरुजी, ग्रह स्थिति बता दीजिए। हाँ, लगन 9 नंबर है, धनु लगन। हाँ, वीनस वहां प्लेस्ड है। हाँ जी। सेकंड हाउस में सन और मरकरी है। हाँ जी। 5th हाउस में मून और केतु है। मून और केतु, अच्छा ठीक। देखिए तो हो ही गया एसोसिएशन। 6th हाउस में मार्स है। क्या? हाँ जी। 8th हाउस में शनि है। हाँ जी। 11th हाउस में राहु है। बस सर इसमें एक तो हंस योग हो गया। जुपिटर कहाँ बताया गुरुजी? 4th हाउस में।
सर जुपिटर 8th को एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, पहली चीज हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका एसोसिएशन या तो मरकरी से हो, जुपिटर से हो, या दोनों से ही है, केतु से हो। मरकरी भी देख रहा है, मरकरी इसको देख ही रहा है और जुपिटर भी इसको देख रहा है। सर इनका भी धर्म कर्माधिपति योग है। धर्म कर्माधिपति सन मरकरी साथ में है, सेकंड हाउस में। दोनों वेरी गुड। सन एंड मरकरी इनका जो 9th and 10th हाउस का लॉर्ड है, दोनों इकट्ठा बैठे हुए हैं। और बुधादित्य योग भी हो गया गुरुजी, बुधादित्य योग भी हो गया सेकंड हाउस में। हाँ, बुध आदित्य योग हो गया और ये धर्म कर्माधिपति योग हो गया और ये हंस महापुरुष हंस योग हो गया। जुपिटर इन इट्स ओन साइन, जुपिटर केंद्र में है, अपने साइन में है, तो पंच महापुरुष योग बना रहा है। ये तो बहुत बढ़िया योग है। इनका एक्सचेंज भी हो रहा है शायद 5th और 6th हाउस में, 5th मून और मार्स का। नहीं, कहाँ हो रहा है? नहीं सॉरी, हाँ नहीं हो रहा। सर सैटर्न अपने हाउस, सेकंड हाउस को देख रहा है, अपने साइन को सैटर्न। अब बताइए मरकरी की क्या पोजीशन है इस हॉरोस्कोप में? मरकरी 9th के लॉर्ड के साथ में है। सर अपने से 8 में बैठा है, शनि भी देख रहा है। मरकरी तो 10th हाउस में 5 में बैठा है, 5 में बैठा है। 7वें घर से 8वां नहीं, 10th हाउस से तो 5 में बैठा है ना मरकरी, सेकंड हाउस में। हाँ, 7th लॉर्ड भी है ना, दोनों केंद्र का लॉर्ड है। सर ये हो सकता है इनका प्रोफेशन, क्योंकि 10th का लॉर्ड है, 7th का भी लॉर्ड है। 10th हाउस को मैं क्या कह रहा हूँ कि मरकरी जो है ये बेनिफिक है, मैलिफिक है, क्या है प्लैनेट ये? तो कुंडली के अकॉर्डिंग तो मैलिफिक है, बट और इनकी डिग्री भी 0 दिखा रहा है मर्क्यूरी की। फंक्शनल मैलिफिक 0 भी है और यहाँ भी स्ट्रेंथ देखिए षटबल में। मरकरी आई थिंक इज द वीकेस्ट प्लैनेट, वीकेस्ट दिखा रहा है सबसे, मतलब सन है बट मरकरी भी वीक प्लैनेट है। सन सर मरकरी को केंद्र अधिपति दोष भी इसमें माना जाता है? बिल्कुल नहीं, वो तो केंद्र में होता तो मानते ना सर। वो तो वही है ना, नहीं जुपिटर तो लग्नेश है ना, उसको नहीं लगेगा, मरकरी को लगेगा। बिल्कुल, यहाँ जो है मरकरी को केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि मरकरी जो है केंद्र का भी लॉर्ड है और 7th हाउस का भी लॉर्ड है। तो जो भी प्लैनेट अगर केंद्र का लॉर्ड होता है और 7th हाउस का भी लॉर्ड होता है या 2nd हाउस का लॉर्ड होता है, तब उसको केंद्राधिपति दोष लगता है कि उसके जो बेनिफिट क्या होता है। हाँ, तो हाँ, देख, केंद्राधिपति दोष के बारे में बहुत अलग अलग लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर बेनिफिक प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड होता है तो मैलिफिक हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हो जाता है सर, न्यूट्रल हो जाता है। हाँ, मैं बताता हूँ। और अगर मैलिफिक प्लैनेट तो बेनिफिक है। कुछ कहते हैं कि नहीं, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, बेनिफिक है वो भी न्यूट्रल हो जाता है और मैलिफिक है वो भी न्यूट्रल हो जाता है। और भी लोग बहुत अलग अलग तरह का सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन जो लघु पराशरी उसमें जो श्लोक है 10 नंबर का, दैट क्लैरिफाइज द कंप्लीट पोजीशन ऑफ दिस केंद्राधिपत्य दोष। उसमें पहली चीज तो यह है कि दिस दोष इज ओनली फॉर बेनिफिक प्लैनेट, नॉट फॉर मैलिफिक प्लैनेट। तो मैलिफिक का कहना है केंद्र का लॉर्ड होके शुभ हो जाएगा, नथिंग टू डू विद दैट, इट ओनली रिलेट्स टू द बेनिफिक प्लैनेट। और उसमें ये कहा कि जो जितने भी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है, वीनस है और मून है या मरकरी है, इनको दोष लगता है केंद्राधिपति दोष का, और किसी प्लैनेट को नहीं लगता, पहली चीज। और सबसे ज्यादा दोष जुपिटर को लगता है क्योंकि जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। उससे कम दोष वीनस को लगता है, उससे कम दोष मरकरी को लगता है क्योंकि मरकरी आधे टाइम बेनिफिक होता है, आधे टाइम मैलिफिक होता है। और सबसे कम दोष जो लगता है वो मून को लगता है क्योंकि मून भी वही है, आधे टाइम बेनिफिक होता है, आधे टाइम मैलिफिक होता है। तो सबसे ज्यादा दोष जो है बेसिकली इन दो प्लैनेट को लगता है, जुपिटर और वीनस को। और उसमें ये कहा कंडीशन कि प्लैनेट जो है वो केंद्र का लॉर्ड होना चाहिए पहले, बेनिफिक प्लैनेट, एंड along with the lord of kendra it should also be the lord of
सेकंड और 7th हाउस मारक स्थान का लॉर्ड होना चाहिए, तब उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मरकरी जो है वो 7th का भी लॉर्ड है और 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो मरकरी को यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगेगा, तो मरकरी बिकम्स ए वीकर प्लैनेट हियर, पहली चीज। और सेकेंडली ये कहा कि अगर केंद्र का लॉर्ड है और त्रिकोण के साथ उसका एसोसिएशन भी हो जाता है, तो कई सारे केस ऐसे हैं कि वो 7th का भी लॉर्ड है और साथ में केंद्र जो ट्राइन हाउस का के साथ भी एसोसिएशन हो जाता है। तो अगर केंद्र का लॉर्ड होने के साथ साथ भले ही वो 2nd हाउस का भी लॉर्ड हो, 7th हाउस का भी लॉर्ड हो, लेकिन अगर उसका एसोसिएशन त्रिकोण हाउस के साथ हो जाता है तो हम कहते हैं कि फिर वो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, लेकिन मारक की तरह तो वो एक्ट करेगा, लेकिन केंद्राधिपति दोष उसमें नहीं लगेगा। तो केंद्राधिपति दोष के लिए आपको प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड होना चाहिए और साथ में 2nd और 7th हाउस का भी लॉर्ड होना चाहिए, जब भी लगेगा इसमें जो है, अदरवाइज नहीं लगता। सर तो यहाँ पर ये 9th हाउस से एसोसिएटेड है तो नहीं लगेगा अभी से? किसमें? यहाँ पे मरकरी सन के साथ प्लेस्ड है तो मतलब 9th हाउस के लॉर्ड के साथ एसोसिएशन है। इसको ऐसे नहीं एस्पेक्ट से या उसके साथ नहीं मानते, इट शुड बी प्लेस्ड आइदर इन द ट्राइन हाउसेस एक्चुअली। अगर ये 1st, 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड होता तब मानते हैं हम उसको जो है। तो इस दोष से मतलब बेनिफिटनेस खत्म हो जाएगा, बेनिफिटनेस खत्म हो जाती है, उसकी जो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए वो नहीं मिलते एक्चुअली। एक और क्वेश्चन, मैलेफिक यदि केंद्र के लॉर्ड हैं तो न्यूट्रल होंगे कि नहीं? हैं जी, यदि मैलेफिक यही मैंने कहा कि मैलेफिक प्लैनेट के बारे में दोष है ही नहीं, उनको दोष क्या लगेगा? दोष कम हो जाएगा? नहीं होता, उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो कहते हैं कि दिस दोष इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द बेनिफिक प्लैनेट्स। जो हम केंद्राधिपति दोष की बात करते हैं, सिर्फ बेनिफिक प्लैनेट वही तो खराब होने हैं, मैलेफिक तो जो है वो तो बेटर ही हो रहा है। बट जो खराब पोजीशन हो रही है, जिसको दोष लग रहा है, वो तो बेनिफिक प्लैनेट है ना, उन्हीं को दोष लग रहा है। सर मान लीजिए मैलेफिक 4th का लॉर्ड है, हाँ, तो उसका मैलेफिकनेस कम होगा कि नहीं? नहीं, इस लॉर्ड ऑफ गुड हाउस तो नेचुरली उसका मैलेफिकनेस कम हो जाता है। ओके सर मान लीजिए इसी पत्री में जुपिटर 7th हाउस में बैठा होता तो क्या स्टेटस होता? कैसे? ये वाला जो लगा, ये वाला जो, हाँ, जुपिटर यहाँ पर होता, बट बिकॉज़ इट्स द लॉर्ड ऑफ द 1st हाउस। जी जी, तो मैंने ये कहा कि केंद्राधिपति दोष जब लगेगा जब प्लैनेट जो है 2nd या 7th हाउस का लॉर्ड हो, बैठने से नहीं, लॉर्ड होना चाहिए। जी जी, तो लॉर्ड नहीं होगा उस टाइम, लॉर्ड तो मान लीजिए वर्गो लगन हो और जुपिटर 6th हाउस में बैठ जाए तो भी लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा, और क्या। अच्छा, बिल्कुल लगेगा। मतलब अगर ये 2nd या 7th हाउस का लॉर्ड है तो बिल्कुल लगेगा, चाहे फिर वो कहीं भी बैठे। कहीं भी बैठे एक्चुअली। कहते हैं ना, शुभ ग्रह केंद्राधिपति दोष जब लग जाता है तो अति शुभ हो जाते हैं, उनमें शुभता बढ़ जाती है, तो मैलेफिक जैसा रिजल्ट देते हैं। शुभता अधिक बढ़ने से शुभ ग्रह अति शुभ हो जाता है, तो उसके अंदर एक तरह की मैलेफिक जैसा प्रभाव देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज जब मारक स्थान का लॉर्ड हो जाता है तो इसलिए हम उसको अशुभ कहते हैं। हेल्थ वाइज तो खराब है ही है, हेल्थ वाइज तो खराब है ही है, क्योंकि हेल्थ वाइज खराब है। अगर 6th हाउस में बैठ गया तो और खराब हो जाएगा। अच्छा, एनीवे हम लोग ये तो केंद्राधिपति दोष हो गया कि अगर बेनिफिक प्लैनेट केंद्र का लॉर्ड है और साथ में 2nd या 7th हाउस का भी लॉर्ड है तो उसको दोष लगता है। अब इस हॉरोस्कोप को हम एग्जामिन कर रहे थे, इसको देखिए ना कि इसके साथ मरकरी का भी एसोसिएशन है 8th हाउस के साथ और जुपिटर का भी एसोसिएशन है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू गेट ए नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑकल्ट सब्जेक्ट में या एस्ट्रोलॉजी में। अब 5th हाउस की क्या पोजीशन है? 5th लॉर्ड 6th में बैठा है, राहु केतु एक्सिस है। केतु से सर 5th में बोला था आपने, अच्छा है। ये मून केतु का कॉम्बिनेशन है, मून केतु का। वैराग्य देगा? मून है जी, घर छोड़ देंगे।
कितनी दूर है यहाँ पर? की पावर देता है चंद्र केतु का योग गुरुजी, एक तरह से इंट्यूशन की पावर भी तो देता है। हाँ, 4 डिग्री का फर्क, मून केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये 19 डिग्री है मून, 4 डिग्री का, 4 डिग्री का, दे वेरी क्लोज एक्चुअली। तो ग्रहण योग हम जिसको कहते हैं उस टाइप का बनता है एक्चुअली में, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली माइंड में। सैटर्न तो देख रहा है। हाँ जी, सैटर्न भी देख रहा है इसको। सैटर्न भी देख रहा है, तो सन को देख रहा है, तो और खराब करेगा, और खराब हो गया ना। तो मून की पोजीशन तो केतु के साथ बहुत पास अफ्लिक्टेड हो गया मून काफी। हाँ, तो अफ्लिक्टेड हो गया। तो सन, सैटर्न सन को भी देख रहा है। नहीं, उसको तो देख ही रहा है, बट इसकी हम 5th हाउस की बात कर रहे हैं कि 5th हाउस में मून केतु बहुत पास पास है, ग्रहण योग बन रहा है, और उसको सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, कोई बेनिफिट का एस्पेक्ट नहीं है उसको यहाँ पर। तो 5th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। हम कहेंगे कि जो 5th हाउस है वो एक माइंड को टेंशन देने वाला ही है, 5th हाउस वो खराब है। फिर मरकरी इंट्यूशन, मरकरी हमने देखा कि मरकरी का प्लेसमेंट ठीक है, अच्छा है, बट थोड़ा वीक प्लैनेट है, जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना नहीं है, और वो भी बिकॉज केंद्राधिपति दोष वगैरह लग गया तो इतना स्ट्रांग नहीं रहा, और ये मारक का लॉर्ड भी है, मारक स्थान में भी बैठा हुआ है, तो नेचुरली परेशानी क्रिएट करता है। फिर हमने वाक सिद्धि का देखा, जो 3, 7, 11 साइन। हाँ जी, Oh, sorry, no. Second house. हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? थोड़ा सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, सन है, मर्करी है, पर तो सर 2 मेलेफिक्स के साथ ओके टाइप्स हो गया सर, ओके टाइप्स हो गया। हाँ, क्योंकि एक तो सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, दूसरा यहाँ वैसे भी देखेंगे तो मरकरी के साथ भी सैटर्न और सन का एसोसिएशन है दोनों का, बट इस कारक इज वेल प्लेस्ड। जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा होने की वजह से इट बिकम्स ए सो पोजीशन, या मतलब अबव नॉर्मल, एक्चुअली अबव नॉर्मल पोजीशन, क्योंकि ये जुपिटर का प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छा है, तो इसलिए ठीक है। 5th हाउस एजुकेशन पॉइंट है, उसे क्या शो करता होगा? हाँ जी, 5th हाउस एजुकेशन पॉइंट, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। 4th हाउस तो बेसिक एजुकेशन है, 4th हाउस तो आप देख ही रहे हो, जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और हायर एजुकेशन तो अच्छा नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ, तो अफ्लिक्टेड है ना 5th हाउस, सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, केतु भी है, एफ्लिक्टेड है। राजेश जी, आपकी एजुकेशन, क्या आपने पीजी वगैरह किया हुआ है? यस सर, पीजी किया हुआ इंजीनियरिंग में? हाँ जी। अच्छा, मैनेजमेंट में सर, एमबीए। एमबीए कहाँ से किया? मतलब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, कोरेस्पोंडेंस आफ्टर बीटेक। हाँ, कोरेस्पोंडेंस तो अलग हो गया ना फिर वो। हाँ, दैट्स करेक्ट। क्या एजुकेशन कितना? ग्रेजुएशन यहाँ तक। वो कोरेस्पोंडेंस को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें जो है, तो 5th हाउस मतलब वो नेचुरली हायर एजुकेशन नहीं देता वो, और 2nd हाउस ठीक ठीक है, क्योंकि खासतौर से जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा है, शनि अपने साइन को देख रहा है, तो एफ्लिक्शन भी होने की वजह से, बट ये पोजीशन बेटर हो जाती है, इसलिए ठीक हो जाती है एक्चुअली। और सर 3, 7, 11 साइन भी देखते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो कम्युनिकेशन के हैं 3, 7, 11 साइन, दे शुड बी प्रोमिनेंट एक्चुअली। तो उनकी क्या पोजीशन है यहाँ पर? वैसे लग्नेश की स्थिति तो बहुत अच्छी है गुरुजी, 4थे घर में राहु देख रहा है, वो तो हो ही गया, लग्न का लॉर्ड तो अच्छा है ही है, मजबूत है, सब कुछ कंट्रोल में एक तरह से संभाल रहा है, एक तरह से कुंडली को। बिल्कुल बिल्कुल, जुपिटर का प्लेसमेंट तो अच्छा है ही है। सर 11th लॉर्ड लगन में बैठा है, 11th लॉर्ड लग्न में है, ठीक है, तो परमानेंट हो गया। 3rd साइन, एक चीज और हो गई गुरु, दोनों केंद्र में शुभ ग्रह आ गए, शुक्र और बुध, ये भी अच्छी बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। 11th लॉर्ड लगन में कैसे हो गया? वीनस है, अच्छा वीनस, सॉरी। हाँ, तो 11th साइन प्रोमिनेंट हो गया। फिर इसका लॉर्ड देखिए कहाँ है? 8th हाउस, ये 8th हाउस, इससे अपने से 6th पोजीशन में चला गया,
लेकिन उसके ऊपर भी जुपिटर का एस्पेक्ट है। जुपिटर लग्न का लॉर्ड है और अपने साइन में है तो एस्पेक्ट है, तो इट बिकम्स ए गुड साइन। और थर्ड ये वाला है, मरकरी का तो है ही, सन और सैटर्न से अफ्लिक्टेड है मरकरी, और ये इस पे बट वीनस का है तो फिर भी ठीक हो गया। ठीक है, मतलब राहु का भी एस्पेक्ट हो गया। हाँ, कि बहुत अच्छे हैं बट ठीक है। और अगर हम दूसरे अभी हमने देखा था जैसे बीवी रमन का, उसमें देखें 3-7 देखा नहीं अपने मन। सर अगर मून के यहाँ देखिए, जस्ट सी द डिफरेंस हियर, 3, 7, 11 साइंस। ये इसमें आ गया, केंद्र में आ गया इसका लॉर्ड, तीनों ट्राइन हो गए तो प्रोमिनेंट अपने आप ही हो गए सारे। मरकरी, वीनस, सैटर्न सब केंद्र में है। हाँ, सच एक वंडरफुल पोजीशन, इसका लॉर्ड यहाँ पर, इसका लॉर्ड यहाँ पर, इसका लॉर्ड यहाँ पर। तो दिस मेक्स द डिफरेंस एक्चुअली। जो हम एरी साइन की बात कर रहे थे, तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। सर अगर मून केतु साथ में हो किसी हॉरोस्कोप में, लेकिन मून स्ट्रांग हो, मतलब जैसे अपने साइन में हो या 2 नंबर साइन में हो, तो वो कुछ इफेक्ट कम करेगा नेगेटिव? नेचुरली कम हो जाता है इफेक्ट अगर मून बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इफेक्ट तो आता ही है ना, मेंटल टेंशन तो होता ही है उससे, क्योंकि बहुत पास हैं, 4 डिग्री का डिफरेंस है खाली। पर गुरुजी ये भी कहते हैं मून और केतु का कॉम्बिनेशन इंट्यूटिव पावर भी देता है। हाँ, वो इंट्यूटिव पावर दे सकता है, लेकिन माइंड को तो खराब करता है। 5th हाउस में इसलिए दे सकता है, 5th हाउस में देने की देगा ही देगा, वहम भी दे सकता है, जैसे वहम हो जाना। बिल्कुल, माइंड के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है। जुपिटर का एस्पेक्ट हो या जुपिटर भी साथ में हो, तो वो कुछ सेव करता है या कुछ? हाँ, नेचुरली फिर वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा उसको जो है। अनिल जी, आयु कैसे निकालते हैं ये नहीं बताया आपने जेमिनी में। बताया तो था आपने, वो सब बहुत अष्टक वर्ग से बताया था कि दीर्घ आयु या मिडल आयु। अष्टक वर्ग से, एग्जैक्टली आयु अष्टक वर्ग से बताया था ना सिस्टम में। अष्टक वर्ग से बताया था, छोटे पिंड के बेस पे कैलकुलेशन। अपने कैलकुलेशन हो नहीं पाया था उसमें। हाँ जी, तो वो ये जेमिनी सिस्टम में भी कोई अलग है क्या सर? कोई इसमें भी कोई रूल अलग है जेमिनी सिस्टम में लॉन्गिविटी निकालने का? मैं बताता हूँ आपको कितनी तरह की आयु निकालते हैं आप जो। सर तो कौन सी मानेंगे कौन सी? ये मैं बताता हूँ आपको लॉन्गिविटी का। ना ही कैलकुलेट करें तो अच्छा है। हे भगवान, अपने मत करो, दूसरों की कर लो। कितनी टाइप की लॉन्गिविटी कैलकुलेट की हुई है भगवान। एंड यू सी हियर, यहाँ पर, और कितना डिफरेंस आ रहा है, 84 and 6 years। हे भगवान। 71, 53, 85, 75, 100, 71, तो फिर कोई यूज नहीं है इसका, करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई कितने तरह की 85 तरीके से कर रखा है, नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो भगवान ने सोचा बस उसके पीछे, लॉन्गिविटी के पीछे क्यों पड़ते हो? लॉन्गिविटी तो खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर क्या है? सही बात। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू अनिल जी। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी आपको। प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू अंकल, बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू।